देखिए द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिन क्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा अन्य घटकों, मतलब वही बात, कौन सी बात? आयन अथवा परमाणु, या हमने बोला था पिछले में परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह, तो वही कहेंगे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के बीच में क्या होती है? अदला बदली, परस्पर क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। किसकी अदला बदली होती है? या तो परमाणु की या परमाणुओं के समूह या अणु की अदला बदली हो जाती है या विनिमय हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए कैसे, जैसे एक ये उदाहरण दिया AgNO3 NaCl, ये बन गया। आप ये बताइए, पहले ध्यान से देखिए और आ जाएगा। NO3 के साथ में अभी क्या जुड़ा है? Ag। यहाँ पर NO3 के साथ में क्या जुड़ गया? Na। यहाँ पर ये था और यहाँ से क्या जुड़ गया? देखो, तो यहाँ से ये हट गया कि नहीं है? NO3 के साथ में कौन आ गया है? ये यहाँ पे आ जाता है और ये कहाँ चला जाता है? यहाँ पे। ऐसे तो हुआ, ये इसके साथ आ गया तो AgCl बन गया और ये इसके साथ आ गया तो NaNO3 बन गया। तो ये इसके स्थान पर चला गया, इसके स्थान पर ये आ गया। परस्पर क्या हो गई? अदला बदली। किसकी? या तो परमाणु की अदला बदली हो या परमाणुओं के समूह को, या फिर अपनी दूसरी भाषा में कह लें किसी क्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा अन्य घटकों। आयन का मतलब होता है परमाणु या अन्य घटक का मतलब परमाणुओं का समूह या अणु, इनके बीच में परस्पर क्या हो जाए? अदला बदली। ऐसे नीचे देखिए, ये यौगिक दिया है, एक ये दिया है, यहाँ से क्या हटा? यह छटा और क्या आ गया? यानी देखो ना, CH3 CH3COO है, CH3COO। अब H की जगह पर क्या आ गया? यानी आया कि नहीं? तो यानी यहाँ से हटा है, यहाँ से हटाए तो ये H कहाँ जाएगा? यहाँ पे, तो H हो गया। इसको इस तरह दर्शाया गया है। दरअसल ये है क्या? H2O। H कितने? 2, O कितने? 1। तो ये क्या है? जल है, लेकिन उसको आपको समझाने के लिए इसको ऐसे मैंने लिख दिया था। ये यहाँ पे जाएगा तो H हो जाएगा, HOH, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो CH3COO Na, क्या हो जाएगा? Na। तो परस्पर क्या हो रही है? अदला बदली। ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं, जब एक दूसरे में क्या हो जाती है? अदला बदली। किस में अदला बदली होती? परमाणु या परमाणुओं के समूह, या फिर कह दें यौगिक के अणुओं में या आयनों में अदला बदली होती। परस्पर अदला बदली, परस्पर का मतलब होता है मैं आपके स्थान पे आ जाऊं, आप मेरे स्थान पर आ जाए, तो परस्पर बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी? उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दिए है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं और दिया ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, याद हो जाएगा। ऊष्मा क्षेपी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब बात ये है कि ये होता कैसे कैसे समझे हम, तो मैं बताऊं, सुनिए। ऊष्मा क्षेपी क्या होती है? एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा हमको मिलती है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी। जैसे आप किसी चीज को जला दीजिए, जैसे कागज जलाया तो आप बताओ, आपको मतलब गरम गरम लगेगा, जो गरम लगता है वो क्या होती है? ऊष्मा। तो वो आपको मिल रही कि नहीं मिल रही? आग जलाएं, कोई गैस जलाएं, कोई डीजल पेट्रोल एनीवन कुछ भी ये जलाएंगे तो उसके जलाने से क्या मिलता है? ऊष्मा मिलती है। तो जहां पर ऊष्मा मिल जाए वो क्या कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन आप शुद्ध भाषा में लिखना होगा तो वो क्या कहते हैं? वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त का मतलब उत्पन्न होती है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, ये क्या है? कार्बन कह लें या ग्रेफाइट कह लें। ग्रेफाइट क्यों कहा गया? कार्बन का ही एक क्या होता है? अपरूप होता है। ग्रेफाइट को अगर जलाएं, जलाने की पता, जलाना जब भी बोला जाएगा तो प्लस में क्या किया जाएगा?
ऑक्सीजन, क्योंकि किसी चीज का जलने का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, जलना। तो ये ग्रेफाइट प्लस O2 कर दिया गया, ग्रेफाइट जल रही है। और ग्रेफाइट जब भी जलेगी या कार्बन जब भी जलेगा, जहां कहीं भी कार्बन होगा तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और पता कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। इतनी ऊष्मा आपको मिलेगी कब, जब कार्बन का एक परमाणु जलेगा, ठीक है ना। जब एक कार्बन जलेगा तो इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। अब ऊष्मा आपको मिल रही है तो वो क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी। दूसरा क्या है, जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, क्या है, हाइड्रोजन गैस, और O2 का मतलब जल गई। तो हाइड्रोजन गैस को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, जल। क्या बनता है, जल। जल का मतलब H2O बनता है। और ऊष्मा कितनी निर्मुक्त होती है, ऊष्मा आपको कितनी प्राप्त होती है, 136.8 किलो कैलोरी। ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसलिए पता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन जो होता है वो ईंधन सबसे अच्छा बोला जाता है। क्यों अच्छा बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन देखो जलने से, हाइड्रोजन के जलने से क्या बना, जल। और हमारे लिए जल हानिकारक नहीं है। और जबकि कार्बन के जलने से ऊर्जा तो मिली, लेकिन बना के कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अगर बढ़ेगी तो ये हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक। तो सबसे अच्छा जो ईंधन होता है, ये जो चीजें जलती हैं वो क्या कहलाती हैं, ईंधन। तो ये भी ईंधन है और ये भी ईंधन है। तो सबसे अच्छा, जैसे पेट्रोल डीजल वो भी तो जलेंगी, गैस मेथेन गैस वो भी तो जलेगी, LPG गैस वो भी तो जलेगी, CNG गैस वो भी तो जलेगी, लेकिन उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 इत्यादि गैसें निकलती है, इसकी वजह से वो क्या होती है, हानिकारक होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से कुछ नहीं बनता, केवल एक चीज बनती है, एक तो ऊर्जा बनेगी, ऊष्मा बनेगी, और दूसरा क्या बनेगा, जल। और जल हमारे लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस सबसे अच्छी बताई जाती है। और इसमें दोनों में ही क्या मिल रहा है, हमको ऊर्जा मिल रही है। जब भी ऊर्जा मिलती है तो क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी। समझ गए, निगेटिव, इसका बिल्कुल उल्टा, विपरीत में। इसमें ऊष्मा मिल रही थी, इसमें ऊष्मा हम देंगे तब वो चीज जलेगी। समझ रहे हो, ऊष्मा देंगे तब अभिक्रिया होगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा दें तब वो अपना काम करना शुरू करें। जैसे देखिए, इसमें ऊष्मा अवशोषित का मतलब, पहले ये ऊष्मा क्या करती, ग्रहण करती। जैसे मैं बताऊं, सुनो, जैसे नाइट्रोजन गैस आपके पास है और ऑक्सीजन गैस आपके पास है। आप नाइट्रोजन गैस को जला रहे हैं, जल ही नहीं रही है, तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन भरिए और ऑक्सीजन भरिए, मिलाइए, अभिक्रिया नहीं हो रही। फिर इसको आप क्या करिए, गर्म कीजिए, ऊष्मा पहले आप दीजिए। समझ रहे हो, उसको गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने पर जब इतनी ऊष्मा देंगे तब ये किस में बदल जाएगा, NO में बदल जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे PCl5 मान लीजिए, ये एक प्रकार का क्या ठोस है, ये ठोस है। अब ये क्या होता है, देखो ये अभिक्रिया कौन सी, वियोजन है कि नहीं, वियोजन है, अपघटन है, क्या है, अपघटन। क्योंकि वियोजन में तो दोनों तरफ का चिन्ह लगता है, अपघटन में एक तरफ का चिन्ह लगता है, तो ये अपघटन है। कोई चीज ये ठोस थी, फिर वो कितने में टूटी, 2 में। तो टूटी कब, जब उसको आपने गर्म किया, और गर्म किया तो उसने ऊष्मा क्या ली तो है। समझ रहे हो, उसने ऊष्मा ग्रहण की है, आपसे ऊष्मा ली है, ना कि आपको ऊष्मा दी है। तो जब ऊष्मा ली जाती तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहलाते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, इसको गर्म किया गया, ये ऊष्मा दी गई, और इसको गर्म कर दिया गया और ये टूट गया, ऐसे PCl3 और Cl2 में टूट गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी। जब ऊष्मा को ग्रहण किया जाए, जैसे मैं बताऊं, आप ये बताओ, कपूर है, कपूर को आपने पहले गर्म किया तब वो जली है ना, तब अभिक्रिया हो। तो पहले आपने ऊष्मा दी है। जैसे बर्फ है, बर्फ रखिए, आप जब पिघलाएंगे तो उसको जब गर्म करेंगे तभी तो वो पिघलेगी। आप कहेंगे अपने आप पिघल रही है, अरे अपने आप तब पिघल रही है जब यहाँ पे तापमान है। ठंड होती तो क्या बर्फ ज़्यादा पिघलती है, बताओ। तो वही चीज़ है, जब उसका गर्म, जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे बर्फ पिघलती है, तो वो ऊष्मा क्या करती है, लेती है, ग्रहण करती हैं, उसी को कहा जाता अवशोषित करना। जब ऊष्मा अवशोषित की जाती, ग्रहण की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी। याद कर लेंगे, अब यहाँ से याद कर लीजिए, ऊष्मा तो ऊष्मा हो गया, शोषी मतलब शोषण, मतलब ले रही है। ऊष्मा जब ली जाए तब क्या करें, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी।
अब एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस अभिक्रिया को याद तो हो जाएंगी, लेकिन होगा क्या, आप ये उदाहरण 100% याद कर लें, हो जाए तो दोनों याद कर लें इन ऊष्माओं के सहित, ठीक है ना। अगर ऊष्मा इस साइड में लिखी है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी। अगर ऊष्मा इस साइड में लिखी है तो कौन सी कहलाएंगी, ऊष्मा शोषी, क्योंकि ये दोनों अभिकारक होते हैं ना, तो अभिकारक में ऊष्मा दी गई तभी तो वो क्रिया कर रहे हैं, तो जब पहले ऊष्मा दी जाएगी तो वो ऊष्मा शोषी हो जाएगी। इसका ये उदाहरण याद कर लेंगे, इसका ये वाला एक याद करना और इसके ये दोनों याद कर लीजिए। अगर दोनों ना हो सके तो पहला तो जरूर याद कर लीजिए, और दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे उदाहरण है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आता है तो आप पूरा ये परिभाषा इतनी छोटी लिख दें, इसके बाद एक उदाहरण लिख दें, 2 नंबर 3 नंबर जितने नंबर में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कर लिया।